नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आईने सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। विदेश मंत्रियों के स्तर पर हुई बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय ध्वज वाले टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये कदम कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला रखने के उद्देश्य से लिया गया है। होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय तेल टैंकरों, पुष्पक और परिमल के सुरक्षित गुजरने का रास्ता दोनों देशों के बीच लगातार कूटनीतिक चर्चा के बाद ही संभव हुआ है। दरअसल बीते दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत की थी और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की थी। तो होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय टैंकरों को गुजरने की अनुमति मिल चुकी है। दोनों देशों की बातचीत के बीच ये खुलासा हुआ है। सिर्फ भारतीय झंडे वाले जहाजों को गुजरने की अनुमति मिली है। तो ये एक तरह से भारत की सफल विदेश नीति का असर है। दोनों देशों की बातचीत के बाद ये रास्ता खुला है। तो अब बात कर लेते हैं देश में गहराते गैस संकट की। भारत सरकार के विदेश शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने माना कि देश में हालात चुनौतीपूर्ण है और घबराहट के कारण देश भर में सिलेंडर बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी आयात करता है, जिसमें से लगभग 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। देश में रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। आगे उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि देश में कच्चे तेल की सप्लाई की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक है और देश के करीब 1 लाख पेट्रोल पंपों में से किसी पर भी ईंधन खत्म होने यानी डाई आउट की स्थिति नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग के बीच भारत में एलपीजी की डिमांड बढ़ गई है। देश भर में गैस सिलेंडर एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही है। सिलेंडरों की कालाबाजारी भी होने लगी है। राज्यों में 900 रुपए के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए अब 1800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। तो एलपीजी के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही है विपक्ष। संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने एलपीजी संकट पर अपना बयान दिया। सरकार ने यह माना है कि देश में हो रही गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, देश में नहीं है एलपीजी और तेल संकट। सरकार का दावा है कि देश में पर्याप्त एलपीजी है। तो सरकार का दावा है कि देश में पर्याप्त डीजल और पेट्रोल है। घबराहट के कारण देखी गई सिलेंडर बुकिंग में बढ़ोतरी। देश के पेट्रोल पंपों में है डीजल पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक। सरकार का ये कहना है कि घबराइए मत, हमारे पास पूरा स्टॉक अभी है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो वहीं विपक्ष का प्रदर्शन देखा गया, जहां उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत में एलपीजी सप्लाई पर दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही है और सिलेंडरों की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। बिहार के कई शहरों में 1000 रुपए का घरेलू सिलेंडर
1800 रुपए तक बेचा जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 1900 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर 4000 रुपए तक पहुंच गया है। कमर्शियल गैस की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट और अब इंडक्शन चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर है लोग, जिससे बाजार में इंडक्शन की मांग तेजी से बढ़ गई है। जयपुर के जयंती बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता के मुताबिक पहले रोजाना 2500 से 3000 इंडक्शन बिकते थे, जो अब 4 से 5000 तक पहुंच गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि घरेलू सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने देश में सिलेंडर संकट के मुद्दे पर हंगामा किया। सांसदों ने संसद के बाहर नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए। तो 900 रुपए वाला सिलेंडर अब 1800 रुपए में मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर के 4000 रुपए वसूले जा रहे हैं। तो वहीं इंडक्शन की डिमांड 50% ज्यादा बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के होटल उद्योगों में कमर्शियल एलपीजी की मांग तेज हो गई है। तो इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। For completely different reasons, right? So he's himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ है। जम्मू में बुधवार रात एक शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई गई। गनीमत रही कि गोली उन्हें छूकर निकल गई। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक कार्यकर्ता के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे। इस दौरान हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से फारूक अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक दान दी और गोली चला दी। बेहद करीब से किए गए हमले में फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। दरअसल सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हादसा टल गया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर कमल सिंह जामवाल को दबोच लिया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हमलावर बंदूक तानता है, सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ लेते हैं और गोली फारूक अब्दुल्ला को छूकर निकल जाती है। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी का कहना है कि वो पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। फिलहाल पुलिस हमले के कारणों की जांच कर रही है। मैं शादी में गया था और शादी में उनके साथ बैठ के जब दुल्हन आई, उसके बाद हमने उनसे इजाजत ली और हम लोग घर की तरफ निकल लिए। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो। तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतने वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया। तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। तो इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को, उसके हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है।
अब वक्त है सीएम राउंडअप का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के 3 प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से अलग-अलग बैठकों में प्रदेश की आर्थिक, कृषि और जल संसाधन से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के आर्थिक मुद्दों और विभिन्न विभागों की बकाया राशि को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि 31 मार्च से पहले विभिन्न विभागों का बकाया जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस दौरान सरसों की भावांतर योजना को लेकर स्वीकृति पत्र दिया गया। वहीं अरहर की 100% खरीदी को भी मंजूरी दी गई। 3 प्रमुख मंत्रालयों में हमारी लंबित योजनाओं को लेकर के और अभी तक किए गए कामों की प्रगति में अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जब का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गाँवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े जल संसाधन और जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव की इन अहम बैठकों को मध्य प्रदेश के विकास, किसानों के हित और जल संसाधन प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के कामकाज की जो समीक्षा की गई है उसके चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। विशेष रूप से जिलों के प्रभारी मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड ने सरकार और संगठन की चिंता बढ़ा दी है। ताजा ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कई मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में कम सक्रिय रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रभारी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड 18 महीने में कई जिलों में गए ही नहीं। रात्रि दौरों से भी किया परहेज। अगस्त 2024 में मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपते समय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रभारी मंत्रियों को न केवल जिलों का दौरा करना होगा बल्कि वहां रात्रि विश्राम और स्थानीय स्तर पर नियमित बैठकें भी लेनी होंगी। लेकिन 18 महीनों के कार्यकाल के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वे संतोषजनक नहीं है। चर्चा यही गर्म है कि कई मंत्री पिछले 18 महीनों में 10 बार भी अपने प्रभार वाले जिलों में नहीं पहुंचे। सही बात है कि ना मंत्री का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो पाता है, ना मंत्री का अधिकारियों के साथ बातचीत हो पाती है। जो विकास कार्य हैं या जो विकास कार्य की योजना बनाई जाना चाहिए, जिस तरीके से सबके साथ मिल बैठकर बनाई जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता। सबसे एक्टिव मंत्री गौतम टिटवाल हैं, जिन्होंने 50 दौरे किए, रात्रि विश्राम भी किए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी 30 दौरे किए, 5 रात्रि विश्राम भी किए। वहीं लखन सिंह पटेल, चैतन्य कश्यप, प्रद्युमन सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत सक्रिय दिखे। तुलसीराम सिलावट, राधा सिंह, राकेश सिंह, दिलीप जायसवाल भी सक्रिय दिखे।
कैलाश विजयवर्गीय, राकेश शुक्ला, कृष्णा गौर और चैतन्य कश्यप ने एक भी रात्रि दौरा नहीं किया। विश्वास सारंग, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, इंदर सिंह परमार निष्क्रिय रहे। इसी लिस्ट में नरेंद्र शिवाजी पटेल, धर्मेंद्र सिंह लोधी, विजय शाह भी हैं। इंदल सिंह कंसाना, नागर सिंह चौहान भी सक्रिय नहीं रहे। माननीय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग करके कहा कि अब आप जाके अपने जिलों में रात्रि विश्राम भी करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तो प्रभारी मंत्री जिलों में जाने का नाम नहीं लेना। जाते भी हैं तो कब जाते हैं, जब जिले में छोटे छोटे कर्मचारियों के फेरबदल होती है, स्थानांतरण, उसमें मुख्यमंत्री की टीक लगती है, अनुशंसा लगती है। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि यह रिपोर्ट कार्ड मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के लिए मजबूर कर सकता है। संगठन स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती के खुलासे ने नया सियासत गरमा दिया है। दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में भी बड़े पैमाने पर अफीम की खेती सामने आई है। एक तरफ तो कांग्रेस की जांच टीम खेतों का दौरा करने पहुंचे, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मामले में बीजेपी नेताओं को घेरा, जबकि सरकार अवैध कामों पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। पहले देखिए रिपोर्ट। दुर्ग के बाद बलरामपुर में अफीम की खेती का खुलासा। कुसमी इलाके में 2 एकड़ में अफीम की खेती। चंदा दांडी में भी 9 एकड़ में अफीम की खेती मिली। अफीम को लेकर प्रदेश की सियासत गरम। बीजेपी से जुड़े लोगों पर भूपेश बघेल ने लगाया आरोप। अफीम की खेती को भूपेश बघेल ने बताया नया स्टार्टअप। बीजेपी का पलटवार, अवैध कामों पर हो रही कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में भी अफीम की खेती उजागर होने से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया, प्रदेश में बीजेपी से जुड़े लोग ही अफीम की खेती कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार। तो ये सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल के आरोपों पर सरकार ने कड़ा पलटवार किया है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी सरकार में अवैध कामों पर तुरंत कार्रवाई होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब ऐसे मामले आते हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार जो ऐसे अवैध मामले हैं इनको खत्म करने की कोशिश और कड़ा से कड़ा रुख अपनाने का काम हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया है। संलिप्तता का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने अगर कोई भी गैर कानूनी काम किया है इस अफीम की खेती के विषय में तो उस पर कार्रवाई हो रही है। और जैसे इस बात की जानकारी मिली है, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं ताकि निष्पक्ष रूप से इस प्रकरण की जांच हो सके। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो वही सरकार कार्रवाई का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं। बलरामपुर से कृष्णकांत और रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट, INS 24/7। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।